हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। क्या है, क्यों जरूरी है, और इस टॉपिक का सीटेट में महत्व क्या है और बाकी शिक्षक भर्तियों में क्या महत्व है। थ्योरी कैसी होगी, इसका कॉन्सेप्ट, प्लस इसके जो सीटेट में आने वाले प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं उनकी सभी की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं आज। तो जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए और बता दीजिए वॉइस कैसी आ रही है, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में भी डिटेल में भी जानकारी दे दीजिए। ठीक है। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे जो हैं वीडियो को लाइक कर लो। साथ में जो भी आपके साथी हों जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या जिन्होंने भी सीटेट के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या है, आने वाली जो भी आपकी वीडियोज हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी और आपकी जो बिल्कुल फ्री में तैयारी आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है। इस लाइव के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस आउट हो गया है। अगर आप लोग में से कोई टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। भाई सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना हो, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो उसे आपको क्या क्या आपको तैयार करना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद ही करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो चैप्टर 12 है। ठीक है। और जैसे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा ए पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो वो मैं आज या कल में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जो मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक होने वाला है, जो कि बहुत ही थोड़ा टफ है और थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं उसको इजी से इजी और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के आपको तैयार कराऊंगा। वैसे मैंने सोचा था आज मैं 2 क्लासेस लूंगा, लेकिन वो थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा है, इस चक्कर में उसको आज हम लोग नहीं करेंगे, उसको कल ही करेंगे। परसों जो है आपकी ए पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद परसों के बाद जो है आपकी जो समावेशी शिक्षा है, इससे रिलेटेड चीज़ें चलने वाली हैं आपकी। ठीक है। और 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो 15 अगस्त तक आपका सीडीपी विथ जो मैराथन है उसके खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके एमसीक्यू ही चलेंगे। पीवाईक्यू जो पिछले वर्ष के जो आए हैं सीटेट में 2011 से लेकर 2024 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके ही प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी की भी तैयारी हम लोग करने वाले हैं जैसे ही सीडीपी की क्लास का हमारा जो सिलेबस है ख़त्म होता है उसके बाद। और पर 2-4 दिन में क्या है, हम लोग अभी एसएसटी की भी क्लास लेके आने वाले हैं, जिससे लगभग जिसका भी सब्जेक्ट एसएसटी है उसके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे 60 नंबर एसएसटी से और 40 नंबर एसएसटी से और 20 नंबर पैडागोजी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी को जो है 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म करा देंगे। चलो बेटा, अगर जो ही बच्चा नया आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको वीडियो खत्म होने के बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। या बीच का कोई अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो तुरंत ही आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है। चलिए अभी शुरू करते हैं, बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की। इंडिविजुअल डिफरेंस है क्या, व्यक्तिगत जो भिन्नता है ये है क्या। काफी जाना पहचाना नाम लग रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आपने इससे पहले बीएड, तो सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया होगा या बीटीसी की होगी या डीएलएड किया होगा, तो उनको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक है। तो जानते हैं आज और अच्छे से कि व्यक्तिगत भिन्नता है क्या। 1 से 2 क्वेश्चन आपको सीटेट में इससे मिलने वाले हैं ही, जो हमेशा ही आते हैं, कभी कभार ही नहीं आते। 99% जो है इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर सीटेट में आते हैं। और बाकी जो भी शिक्षक भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से भी अगर सीडीपी आपका सब्जेक्ट है तो वहां पे भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति रंग, रूप, शारीरिक बनावट, बुद्धि, पसंद जिसे रुचि बोलते हैं,
देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, बोलने का तरीका, जिस भाषा है, जिस माहौल में रहा है, वो संस्कृति और सीखने की गति में एक समान नहीं होते, क्योंकि हर कोई है। तो यहाँ तक कि अगर दो बच्चे भी हैं और वो जुड़वा हैं, तो वो भी किसी न किसी तरीके से भिन्न होंगे एक दूसरे से, सेम एक जैसे नहीं होंगे। भाई किसी को कोई कलर पसंद हो, भले ही जुड़वा है भाई, पसंद कोई कलर होगा, कलर भी मान के चलो दोनों सेम चीज है, तो माहौल के तरीके से अलग होंगे भाई। किसी को कुछ चीज पसंद होगी, किसी को कोई चीज पसंद नहीं होगी। तो यही क्या है, दो व्यक्तियों में किसी भी रंग, रूप, शारीरिक बनावट, बुद्धि, रुचि, दृष्टिकोण, भाषा या संस्कृति या सीखने की गति में जो भी अंतर होता है, वही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, जिसे बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बात करते हैं कि इसके जनक कौन है भाई, इसको व्यक्तिगत भिन्नता क्या है क्या नहीं, इसको सबसे पहले लाया कौन, बताया किसने? तो जिसने बताया उसे बोलते हैं फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। काफी सारा इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, हाईलाइट कर लो। ये कई सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। जो व्यक्तिगत भिन्नता के जो जनक हैं, उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। याद कर लो बच्चा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन का जनक इन्हें माना जाता है। जो फ्रांसिस गाल्टन है, इन्हें व्यक्तिगत भिन्नता का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का जनक? फ्रांसिस गाल्टन को। इन्होंने क्या किया, 1869 में, किसमें, 1869 में, पॉइंट को नोट कर लो, अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस। अब नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा भाई, हेरिडिटरी और हेरिडिटी से मैच कर रहा है, मतलब अनुवांशिकता से रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। में इन्होंने जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसका उल्लेख किया है या इसकी चर्चा की है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना बच्चा कि व्यक्तिगत भिन्नता के जो जनक हैं, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, उनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। और इन्होंने अपनी 1869 में लिखी पुस्तक जिसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस में व्यक्तिगत भिन्नता का उल्लेख किया है। चल, अब स्किनर का कथन देख लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर स्किनर का कथन क्या है। नाम सभी ने सुना है, बताओ बच्चा, स्किनर का नाम सुना है ना, बीएफ स्किनर का। चलिए बात करते हैं। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन, मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तित्व मतलब बिहेवियर। कोई भी व्यक्ति है, उसके बिहेवियर होता है, उसका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एक ही कक्षा में बैठा राघव गणित का सवाल 2 मिनट में हल कर लेता है, जबकि अमित उसी सवाल को समझने में 10 मिनट लगाता है। कैसे बेटा? यही क्या व्यक्तिगत भिन्नता है कि अब मूल्यांकन हमने किया, कि राघव का मूल्यांकन किया कि भाई राघव जो है वो थोड़ा सा तेज है, थोड़ा उसकी जो बुद्धि है वो तेज है, और जो अमित जो है उसकी बुद्धि वो राघव से 4 गुना या 5 गुना कम है। तो हमने मूल्यांकन कर लिया। तो यही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। और व्यक्तिगत भिन्नता का जनक किसे कहा जाता है? सर फ्रांसिस गाल्टन को। ठीक है, याद रखना बच्चा। आगे चलता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या है बच्चा? तो इनको अच्छे से याद रखना बेटा, पॉइंट बाय पॉइंट होंगे, और इसमें गौर करना। व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो आपके जो कुछ पुराने टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं, उनसे देखो एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं, इसलिए कहते हैं हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आने वाला टॉपिक क्या है आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको समझेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य प्रकार जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, और एक होती है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। अब बेटा कुछ याद आया इंटर और इंट्रा? भाई जहां पे हमने बात करी थी हॉवर्ड गार्डनर की, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की होती हैं। उसी में से एक अंतर व्यक्तिगत जो
बुद्धि थी, अंतः बुद्धि थी जो, और एक थी आपका इंट्रा करके, याद आया? तो इंटर में क्या है, दूसरों के मनों को, भावों को, व्यवहार को समझने वाला, और इंट्रा में क्या था, स्वयं के व्यवहार को समझने वाला। तो यहाँ पे यही समझ लो, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें हैं। अब है क्या, देखते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। जब दो अलग अलग व्यक्ति, कह सकते हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से अंतर पाया जाता है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जैसे कि तुलना कर ली, एक आप हो और एक आपका दोस्त है, दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हो या तैयारी कर रहे हो या स्कूल में पढ़े पढ़े होगे कभी। अब तुलना की जा रही है कि भाई आप जो हो वो इंग्लिश में अच्छे हो, लेकिन जो आपका दोस्त है वो गणित में अच्छा है। तो ये क्या है, दो लोगों के बीच की जो भिन्नता की तुलना की जा रही है, दो लोगों के बारे में, तो ये है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, इंटर का जहां पे अर्थ है दो या दो से अधिक के बीच जो तुलना की जा रही है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चा। अंजलि की भाषा शैली बहुत अच्छी है, अंजलि की भाषा शैली अर्थात बोलने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, लेकिन रिया की गलती क्षमता अधिक तेज है। ये क्या है, अंजलि और रिया में क्या है, ये भिन्नता हुई ना ये। तो यही जो दो लोगों में, दो बच्चों में या दो व्यक्तियों में जो तुलना की जा रही है, यही क्या है, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है बच्चा, आगे चलते, अब बात करते हैं उदाहरण दूसरा भी। अब बच्चे सोच रहे होंगे भाई सर उदाहरण भी लेके आते हैं, आपने गौर किया होगा कि जो स्टार्टिंग के क्लासेस थी उनमें मैं उदाहरण लेके नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, उदाहरण से क्या एक समझ बढ़ जाती है, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाता है। और कभी कभार ये पूछ लेता है एग्जामिनर, उदाहरण दे के ही पूछ लेगा कि एग्जामिनर देगा कैसे क्वेश्चन, कि अंजलि की भाषा शैली बहुत अच्छी है लेकिन रिया की गणितीय क्षमता अधिक तेज है, बताओ कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहां पे वो दे देगा भाई इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, और भी दो चार नाम, एक दो नाम जोड़ देगा। अब फिर उसमें से आपको बताना पड़ेगा। देखो सीधा सीधा जो फैक्ट वाइज होते हैं उसमें नहीं पूछा जाता है सीटेट में। सीटेट में क्या है, इस तरीके की लाइन दे देंगे, एक जो आप करते हो बराबर एक उदाहरण टाइप का दे देंगे जो आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, और उसी से क्या आपको आंसर बताना होगा, आपको समझना होगा। इसलिए मैं उदाहरण आपको साथ में लेके चलता हूं, जिससे क्या पता आपको यही उदाहरण जो है वो एग्जाम में देखने को ही सीधा सीधा मिल जाए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते बच्चा। सचिन खेल में उत्कृष्ट है जबकि उसका सहपाठी रमन पढ़ाई में अव्वल है। अब देखो क्या, सचिन क्या है, खेल में उत्कृष्ट है, और रमन क्या है, पढ़ाई में अव्वल है या पढ़ाई में उत्कृष्ट है। तो क्या है, इनके बाद इनके बीच में क्या तुलना की गई कि सचिन जो है वो खेल में उत्कृष्ट है, रमन पढ़ाई में उत्कृष्ट है। तो ये क्या हुआ, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। जहां पे दो या दो से अधिक लोगों में तुलना की जाए वहां पे होती अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता। अब अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, बच्चा ध्यान है, जहां पे मैंने जो बहुबुद्धि के सिद्धांत में जहां पे इंटरा की बात हो रही थी, तो वहां पे खुद की बात हो रही थी। जब व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने भाव को समझता है तो वो होता है इंट्रा, और जब दूसरों के भाव व्यवहार को समझता है वो क्या होता है, इंटर। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटर में दूसरों की बात हुई, दो लोगों की तुलना की गई। अब इंट्रा में क्या, खुद की तुलना से बात होगी। इस चीज को याद रखना, ये आपके बुद्धि के सिद्धांत में भी काम आएगा और यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता में भी काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसी की, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता की। तो देखो, जब एक ही व्यक्ति के भीतर उसकी स्वयं की, अब देख रहे हो यहाँ पे दूसरे से तुलना नहीं की जा रही है, जो व्यक्ति की खुद की जो स्वयं की जो क्षमताएं हैं, जो कौशल हैं, जो गुण हैं, उनकी तुलना की जाती है स्वयं के अंदर ही। जब कोई व्यक्ति भाई अपने गुण और अपनी क्षमताओं, अपने कौशल की, जब अपने क्षमताओं से ही और अपने कौशल से ही तुलना कर रहा है कि भाई मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है, या भाई मैं क्रिकेट में तो बहुत अच्छा हूं लेकिन भाई मैं फुटबॉल में अच्छा नहीं हूं। ये क्या है, कौशल है ना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना क्या है, कौशल है ना। तो आप व्यक्ति ने क्या स्वयं उसकी भिन्नता की, उनके बारे में डिफरेंस तुलना की, भाई कि क्रिकेट में अच्छा हूं लेकिन फुटबॉल में अच्छा नहीं हूं, या बैडमिंटन में अच्छा नहीं हूं। तो जो व्यक्तियों ने अपने स्वयं की क्षमताओं और कौशलों की जो तुलना की है, तो वही क्या है, अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता।
इंग्लिश में जैसे कहते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। उदाहरण भी देखते हैं बच्चा, जैसे कि अमित हिंदी और विज्ञान में बहुत होशियार है, ठीक है, लेकिन वही अमित अंग्रेजी बोलने में झिझकता है। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमताएं हैं, जो कौशल हैं, जो गुण हैं, उसमें भिन्नता हुई। तुलना की जा रही है कि हिंदी और विज्ञान में अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी में भाई वो झिझकता है। तो हिंदी विज्ञान की तुलना किससे की जा रही है? अंग्रेजी से। लेकिन किसकी? एक ही व्यक्ति के खुद के ही कौशल और खुद की क्षमताओं का। तो ये क्या है? अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है बच्चा। उदाहरण देखते हैं दूसरा। सीमा गाना जो है बहुत मधुर गाती है, जो गायन करती है, सिंगिंग करती है, बहुत अच्छा करती है, बहुत मधुर करती है, लेकिन वह खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों में काफी कमजोर है। अब बताओ, तुलना उसकी गाने की तुलना उसकी खेलकूद और शारीरिक जो गतिविधियां एक्टिविटी हैं उससे की गई है, लेकिन की किसकी गई है? सिर्फ सीमा की ही गाने की और सीमा के ही जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी है उनकी। तो सीमा के ही कौशल की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है? अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। तो बच्चा एग्जामिनर कैसा पूछ लेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि सीमा का गायन बहुत मधुर है, लेकिन वह खेल कूद या शारीरिक गतिविधियों में काफी कमजोर है। बताओ ये व्यक्तिगत भिन्नता के किस प्रकार में आता है, किस फॉर्म से आता है? तो वहां पे आपको दे देगा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस या इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस और एक दो डिफरेंसेस और जोड़ देगा। उसके बाद आपको आंसर बताना होगा। तो एग्जामिनर जो है इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनाता है। चलिए, ये क्लियर हुआ आपके? तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो आपके व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो आपके अंतर व्यक्तिगत भिन्नता है और दूसरा आपका अंतरा व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण या निर्धारक। भाई कौन ऐसे कौन से इनको कारक भी कह सकते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं या कारण है जिससे व्यक्तिगत भिन्नता निर्धारित होती है कि भाई इस तरीके की इसमें दूसरे से भिन्नता आई और दूसरे में इस तरीके से भिन्नता आई। ठीक है, बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता दो मुख्य कारकों का परिणाम होती है। एक तो है आपका हेरिडिटी और दूसरा है आपका एनवायरमेंट। ठीक है, अभी बच्चा जब लास्ट में एमसीक्यू बनेंगे तो आपके इसी कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यू बनेंगे, इसलिए अच्छे से भी ध्यान देना। ठीक है, तो वंशानुक्रम मतलब जेनेटिक होती है, अनुवांशिक होती है, जो कि हमें माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलते हैं। और वातावरण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट है, इसके एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो वातावरण क्या है? हमारे आसपास का माहौल है, समाज है, संस्कृति है, दोस्त हैं, जो सेम ग्रुप के लोग हैं, जो हम देखते हैं आसपास, वो सारी चीजें क्या है? एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम अनुवांशिकता जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता का कारक कैसे है। तो देखो, माता पिता और पूर्वजों से जो जीन्स मिलते हैं तो उनसे क्या गुण आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता आती है। कैसे? कि भाई माता पिता के जैसे मान के चला कि उनका रंग जो है वो थोड़ा फेयर है, तो बच्चे का भी रंग क्या है? थोड़ा फेयर होगा। और अन्य बच्चों का फेयर रंग ना होगा, किसी का फेयर भी हो सकता है, किसी का। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता है। तो किससे मिल रही है? जीन्स से मिल रही है, अनुवांशिकता से मिल रही है ये चीजें। ठीक है, जैसे कि माता पिता से ही हमें शारीरिक बनावट, आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है, बुद्धि का आधार, शारीरिक ऊंचाई आदि। जैसे शारीरिक बनावट मतलब जैसे माता पिता है थोड़ा वो हैवी बोन के हैं, जिसका देखा होगा कभी कभी किसी की हड्डी बड़ी हैवी हैवी चौड़ी चौड़ी सी लगती है, तो बच्चे में भी वो चीज़ें आती हैं। अगर माता पिता की आंखें मान के चलो नीली हैं, तो क्या है? बच्चे की आंखें भी नीली हो जाएंगी। माता का पिता का अगर रंग जैसे कि फेयर मान लो या थोड़ा डार्क मान लो, तो बच्चा भी उसी हिसाब से फेयर या डार्क होगा। और बुद्धि जैसे माता पिता का आईक्यू अच्छा है, उनकी तेज बुद्धि है, तो बच्चे की भी ज़्यादा चांस होते हैं कि उसकी भी तेज बुद्धि होगी। शारीरिक ऊंचाई जैसे कि माता पिता लंबे हैं, तो क्या है? बच्चा भी लंबा होगा। तो यही क्या है? ये हमें किससे मिले हैं? जीन से मिले हैं, वंशानुक्रम से मिले हैं। वो हर माता पिता की
जो बच्चे होंगे उनमें सभी के माता-पिता के हिसाब से जीन्स होंगे। एक माता-पिता के ऐसा नहीं हो सकता कि भई जो जीन्स आपके माता-पिता के हैं, वही जीन्स वो सेम जीन्स सारे माता-पिता में हो, ऐसा तो होता नहीं है ना। उदाहरण देख लेते हैं बच्चा कि यदि माता-पिता की लंबाई अधिक है, तो बच्चे की लंबाई भी अधिक होने की संभावना रहती है, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं कि वातावरण जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है, वो व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे भई इफ़ेक्ट करता है। तो बालक के आसपास का माहौल, घर की स्थिति, समाज, संस्कृति और खान-पीना भी क्या है, व्यक्ति और स्कूल भी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि भाषा जो है भई, किसी के घर में कोई अलग भाषा बोली जाती है, दूसरे के घर में कोई अलग भाषा बोली जाती है, तो 2 बच्चे क्या आपस में अलग-अलग हो गए। संस्कार किसी के घर में अलग दिए जाते हैं, किसी के घर में अलग होते हैं। किसी का व्यवहार अलग होता है, दूसरे का व्यवहार अलग होता है। जैसे आस-पास का व्यवहार रहेगा, व्यक्ति क्या वैसा ही व्यवहार सीखेगा। देखने का जो नज़रिया है, आस-पास जो नज़रिया होगा देखने का, व्यक्ति वैसा ही देखेगा। सीखने की शैली जो है सभी की अलग रहेगी। तो ये कहीं न कहीं हम आस-पास से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि जैसे अधिगम शैली, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना जिसे बोलते हैं, ठीक है? लर्निंग जिसे बोलते हैं। तो क्या है, जैसे कि आस-पास के चीज़ों को देख के बच्चा या कोई भी व्यक्ति सीखता है, तो वातावरण से भी कहीं न कहीं वो सीख रहा है ना? तो इसका भी वातावरण जो एनवायरनमेंट है, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? और जो आनुवांशिकता है उसे बोलते हैं नेचर, जो होगा ही वैसा, और वातावरण है इसे बोलते हैं नर्चर, याद रखना बच्चा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि एक ही जैसे 2 जुड़वा बच्चे मतलब एक ही टाइम पे जन्म लिया है, फिर वो 2 जुड़वा बच्चे एक को अच्छे स्कूल में और समृद्ध अच्छा जो स्कूल है उस वहाँ पे माहौल में रखा जाए और दूसरे को सुविधाहीन माहौल में, तो दोनों के विकास में अंतर आ जाएगा और दोनों में क्या व्यक्तिगत भिन्नता आ जाएँगी। होगा कि नहीं होगा? होता ही है। तो यही क्या है, वातावरण का इफ़ेक्ट जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। ठीक है? तो ये 2 कारण कारण या कारक हो गए आपके व्यक्तिगत भिन्नता के। पहला आपका हेरिडिटी, दूसरा आपका एनवायरनमेंट। चलिए, आगे देखते हैं आप बच्चा। अब बात करते हैं विविधताओं के आधार पर भिन्नताओं की समझ। क्या होता है इनका अर्थ? इनका अर्थ है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। विविधताएँ मतलब कई सारे समाज, कई सारे माहौल, कई सारी जगह वो क्या विविधताएँ हैं एक तरीके से। तो एक शिक्षक को कक्षा में मौजूद निम्नलिखित विविधताओं को समझना और उनका सम्मान करना अनिवार्य है। देखो बच्चा, इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो, ठीक है? आगामी शिक्षक आप लोग ही हो, भावी शिक्षक, ठीक है? अब क्या है, भाषा के आधार पर विविधता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। देखो अलग-अलग जगह से आने वाले, अलग-अलग क्षेत्र से आने वाले सभी के बच्चों की भाषा क्या अलग-अलग होगी ना? तो ये देखते हैं। जे जैसे कि कक्षा में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों या मातृवाल भाषा वाले बच्चे आते हैं। भई कोई गाँव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई गाँव के बहुत ही पिछड़े इलाके से आता है, कोई शहर के मीडियम इलाके से आता है। तो इनके क्षेत्रीय जो भाषाएँ हैं, जो जिस क्षेत्र अलग क्षेत्र से आता है कोई, उनका अलग क्षेत्र की भाषा होगी और किसी की मातृभाषा अलग हुई, जी डिफरेंट तो होता है ना? तो यही है भाषा के आधार पर विविधता। अब शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? क्यों? आप भी शिक्षक बनने वाले हो तो आपका भाई नज़रिया कैसा होना चाहिए? क्योंकि कक्षा में क्या है, अलग-अलग भाषा बोलने वाले आएँगे, अलग-अलग क्षेत्र से बच्चे आएँगे, जिनकी भाषा अलग होगी, बोलियाँ अलग होंगी, मातृभाषा अलग होगी, तो आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए? देखते हैं। तो शिक्षक का जो नज़रिया है वो होना चाहिए, भाषा की विविधता को कभी भी बाधा नहीं मानना चाहिए। भाई ऐसा नहीं मानना चाहिए यार, इसकी जो लैंग्वेज है यार वो अलग है यार, और इसकी जो लैंग्वेज है वो अलग है यार। भई ये तो भई मेरी भाषा ये है, इसकी भाषा ये है और ये तो मुझे भी भई अच्छी नहीं लग रही, तो ऐसा बाधा नहीं मानना चाहिए भई, कि भई ये सीखेगा कैसे? बल्कि एक यंत्र या संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। अब रिसोर्स के रूप में सॉरी, ये कट गया। तो रिसोर्स के रूप में कैसे देखना चाहिए? भई एक कक्षा में अलग-अलग जो भाषा वाले बच्चे हैं, अलग-अलग क्षेत्र वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो भाषा है वो अलग-अलग है। इसको एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्या?
कि बच्चे के आपस में वो बच्चे जो हैं अलग-अलग क्षेत्र के वो दोस्त बनेंगे। और आपस में जब एक दूसरे की भाषा में बात करेंगे तो वो सीखेंगे भी। तो इससे क्या है बच्चे एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। तो भाषा अलग-अलग ये जो भाषा की विविधता है ये क्या काम करेगी उस टाइम? संसाधन का काम करेगी, रिसोर्स का काम करेगी। ठीक है? और कक्षा में दूसरा पॉइंट क्या करना चाहिए शिक्षक को? कक्षा में बहुभाषावाद मतलब मल्टी लैंग्वेज जो है उनकी जो बहुत सारी लैंग्वेज के बच्चे होंगे तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए भाई। कि भाई अरे तुम्हें ये भाषा आती बहुत अच्छी है, अरे ये भी भाषा आती बहुत अच्छा है। तो प्रोत्साहन देगा तो बच्चे को खुशी होगी और वो मोटिवेट होगा हर चीज़ से। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत से आया बच्चा क्या बोलता है? तमिल भाषा बोलता है और उत्तर भारत से आया बच्चा हिंदी बोलता है। तो शिक्षक को दोनों को एक दूसरे से शब्द सीखने के अवसर देना चाहिए। ठीक है? तो ये जो भाषा है दोनों की संसाधन के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है? अभी बात कर रहे थे हम भाषा के आधार पर विविधता। ये 6-7 प्रकार की होंगी भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कई सारी विविधता होंगी, सबके बारे में पढ़ना है। बस शब्द से ही आप समझ जाओगे। दूसरा उदाहरण देख लो बच्चा कि छात्र अगर अपनी क्षेत्रीय बोली जैसे बुंदेली हुई, भोजपुरी हुई में उत्तर दें तो उसे डाँटने के बजाय उसकी बात का सही अर्थ समझकर स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा भाई कि व्यक्तिगत भिन्नता के कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई आप अपनी जो भाषा में बोलते हो भाई भोजपुरी, सर 2 ही प्रकार की होते हैं। तो भाई अब मुझे अजीब नहीं लगना चाहिए। भाई समझना चाहिए 2 ही प्रकार है, अब मैं समझ अच्छा 2 प्रकार की बात कर रहा हूँ बच्चा, हाँ, चलो अच्छी बात है, सही बात है। 2 प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं। ये चीज़ है कि शिक्षक को क्या है अर्थ सम अगर बच्चा किसी चीज़ किसी दूसरी भाषा में बोल रहा है तो शिक्षक को उसे समझने की कोशिश करना है कि भाई क्या बोलना चाह रहा है बच्चा, ठीक है? चलिए, अभी थी भाषा के आधार पर विविधता, अब है जाति के आधार पर विविधता, कास्ट डाइवर्सिटी, ठीक है? तो जैसे समाज में विभिन्न जातियाँ और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से आने वाले बच्चे या जनरल बीच में मिक्स कर लो तो एससी, एसटी, ओबीसी से आने वाले सारे बच्चे और जनरल से आने वाले बच्चे एक ही क्लास में आएँगे, होंगे। एक ही जाति के तो रहेंगे नहीं, इसमें भी विविधता होगी, कोई एससी का होगा, कोई एसटी का होगा, कोई ओबीसी का होगा, कोई जनरल का होगा कक्षा में। उस टाइम पे शिक्षक को नज़रिया कैसा रखना है? तो शिक्षक का नज़रिया जो है वो कक्षा में किसी भी प्रकार का जातिगत पूर्वाग्रह या भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कई पिछड़े इलाकों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे भई जो छोटी जाति के हैं, उन्हें अलग बैठा दिया जाता है। ऐसा अब तो आजकल नहीं होता है लेकिन कई सारे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें अभी भी भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर। और पहले ज़रूर ऐसा होता था कि भई जो छोटी जाति का होता था उसे क्या है भई पानी नहीं पीने देते थे, भई पानी तू अपने अलग मटके से पी। ये सारी चीज़ें होती थी या गाड़ी में नहीं बैठने देते थे भई, भले ही रुपए दे या कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी। और यही क्या है शिक्षक आप भी आने वाले शिक्षक बनने वाले हैं, आप भी भावी शिक्षक हैं, 2026-27 के अंदर आप भी शिक्षक बन जाएँगे, तो आपका भी ऐसा ही नज़रिया होना चाहिए। तो जाति के आधार पे जो विविधता है, उसमें आपका जो दृष्टिकोण है क्योंकि कक्षा में बच्चे हर जाति के आएँगे, तो आपको किसी भी जाति के आधार पर किसी भी बच्चे से कोई भी भेदभाव नहीं करना है। सभी बच्चों को क्या है, समान अवसर देना है और समान सम्मान, गरिमा सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं भई किसी को ज़्यादा पूछ है और किसी की कम, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं बच्चा मिड डे मील में सभी जातियों के बच्चों को एक साथ बैठाकर भोजन कराना, ये क्या है? अच्छा दृष्टिकोण है शिक्षक का। दूसरा, कक्षा का मॉनिटर या ग्रुप लीडर चुनते समय जातिगत पृष्ठभूमि को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना, केवल क्षमता को देखना। जब हम क्लास का मॉनिटर किसी को चुनेंगे, तो हम क्षमता देखेंगे भई, कौशल को देखेंगे भई, किसमें लीडर वाली क्षमता या कौशल अच्छे हैं। हम ये नहीं देखेंगे भई कौन-सा किस कास्ट का है, किस जाति का है। ये नज़रिया गलत हो जाएगा, ठीक है? तो जाति के आधार पे जो विविधता है, उसमें शिक्षक का ये नज़रिया रहना चाहिए। चलिए,
अब बात करते हैं लिंग या जेंडर के आधार पर विविधता है क्या भैया। जैसे कि लड़के लड़कियां और ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं वो कक्षा में आ सकते हैं, आएंगे, आते भी हैं। लड़के भी आते, लड़कियां भी आते, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये विविधता है कि भाई ये लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, ट्रांसजेंडर। लेकिन शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपात को समाप्त करना है। कल जेंडर टॉपिक पढ़ाया था तो आपको जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर पक्षपात आपको समझ में आ गया होगा। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है कि जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि भाई लड़कियां जो है वो घर का काम करती हैं, देखभाल करती हैं, और लड़कों का काम है बाहर का काम करना। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज को हमें चुनौती देनी है। लड़के भी घर का काम कर सकते हैं और लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती हैं। जो इस सोच में हो कि भाई लड़कियां जो परंपरागत ट्रेडिशनल तौर तरीके चले आ रहे हैं कि भाई लड़कियां जो है वो घर की देखभाल करती हैं और लड़के जो है वो कभी रोते नहीं है, वो बाहर का काम देखते हैं। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है कि जो लड़कियों का काम है वो लड़कियां ही करेंगे, जो लड़कों का काम है जो लड़के ही करेंगे। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और जेंडर पक्षपात क्या है, जहां पे भाई हमने देख लिया लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लेकिन हम क्या है लड़कों पे ज्यादा जैसे एक कक्षा में एक साइड में लड़के बैठे हैं, एक साइड में लड़कियां बैठी हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई लड़कों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, लड़कियों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ये क्या है, जेंडर पक्षपात है। ठीक है, तो ये ऐसा जो जेंडर के आधार पर या लिंग के आधार पर ये भेदभाव शिक्षक को नहीं करना चाहिए, ये दृष्टिकोण में नहीं होना चाहिए। चलिए, जेंडर तटस्थ भाषा, इसकी भी कल चर्चा की थी हमने। जेंडर तटस्थ भाषा क्या है, तो ये वो भाषा है जैसे कि किसी एक जेंडर को प्राथमिकता ना देना किसी भी एक वाक्य में या किसी भी बोल में। जैसे कि हो गया पुलिसमैन हो गया, ठीक है। अब पुलिसमैन में क्या है, मैन शब्द का यूज हो रहा है, तो इसमें तो भाई महिला के तो भाई साइड में कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो हमें ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना जहां पे सिर्फ वुमेन या मैन को भाई संबोधित किया जाए। हमें ऐसा शब्द उठाना है जैसे पुलिसमैन की जगह हम लोग न्यूट्रल लैंग्वेज का शब्द उठाएंगे, बोलेंगे कि पुलिस ऑफिसर, तो उसमें क्या है, मैन भी आएगा, वुमेन भी आएगा। ठीक है, तो ये है तटस्थ भाषा। तो इन भाषा को शिक्षक को, आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपको प्रयोग नहीं करना। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे सीटेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कि लड़कों के रोने पर यह ना कहना कि लड़कों की तरह रो क्यों रहे हो। भाई सॉरी, यहाँ पे लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, यहाँ पे लिख लो, ये लड़कों नहीं है, लड़कियों की तरह कर लेना। यहाँ पे लड़कियों है, ठीक है। तो लड़कों के रोने पर यह ना कहना कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हैं, ऐसा दृष्टिकोण शिक्षक का होना चाहिए। दूसरा उदाहरण, होम साइंस में लड़कों को और खेल मैकेनिक गतिविधियों में लड़कियों को भी समान रूप से भाग लेने देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आया समझ में बच्चा। बीच बीच में बताते भी जाओ, डाउट अगर कोई रह रहा है तो उसको पूछते भी जाओ और बताते भी जाओ कि भाई कोई चीज अच्छे से कितनी समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं समुदाय एवं संस्कृति के आधार पर विविधता। अब ये क्या है भाई, समुदाय और संस्कृति। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, कई सारी जनजातियों के बारे में आपने सुना है भाई, आदिवासी हुए और भी जनजाति हैं, या विभिन्न सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमियां हैं से आने वाले बच्चे हैं भाई। तो वो क्या है, समुदाय है, यही उनकी संस्कृति, ये ही होते हैं। अब इनके प्रति जो शिक्षक का नजरिया है वो कैसा होना चाहिए जब बच्चे कक्षा में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, अलग जनजाति से भी आते हैं, अलग संस्कृति से भी आते, पृष्ठभूमियों से भी आते हैं, जिनकी संस्कृति अलग होती है। तो शिक्षक का उस टाइम पर दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को सांस्कृतिक अनुभव को कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। भाई जो सांस्कृतिक अनुभव है, अलग अलग समुदाय की अलग अलग संस्कृति है, तो वो अनुभव है, वो जो शिक्षण प्रक्रिया, जो सिखाने के तरीके हैं, जो बच्चे को पढ़ाने के तरीके हैं, उनसे जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, बच्चे एक दूसरे की जो संस्कृति है उसका भी सम्मान करेंगे। हम्म दूसरा पॉइंट, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अपनाना चाहिए। हाँ,
जैसा कि हमने ऊपर ही चर्चा की, उसी का दूसरा ये पॉइंट है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण अपनाना चाहिए। इससे क्या है कि अगर बच्चे की संस्कृ वो अलग चीज़ें वो अपने समुदाय से सीख के आया है और उसी हिसाब से अगर हम लोग विधियों को अपनाएँगे, शिक्षण विधियों को, तो बच्चा क्या है जल्दी सीखेगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं बच्चा कि जनजाति समुदाय के बच्चे के प्राकृतिक ज्ञान, जैसे कि प्राकृतिक ज्ञान जो है क्या है, जो जनजातीय जो जंगली क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनका क्या है, उन्हें जड़ी-बूटियों की समझ बहुत अच्छे से होती है, पेड़ों की समझ बहुत अच्छे से होती है। तो अगर हम उन्हें पर्यावरण अध्ययन से उसमें भी ये सारी चीज़ें पेड़ वगैरह है, आस-पास की चीज़ें हैं जो पर्यावरण का अध्ययन है, वो पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से चीज़ों से जोड़ के अगर पढ़ाएँगे तो बच्चे को क्या है और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? और अगर उनसे सैर भी करवाएँगे तो बताओ बेटा ये ऐसा-ऐसा पर्यावरण अध्ययन में वो उस जनजातीय क्षेत्र से या जंगली इलाके से आए, उससे कुछ चीज़ें पूछेंगे तो और भी बच्चे सीखेंगे उससे। उदाहरण दूसरा, जैसे विभिन्न त्योहार हैं, आपके बिहू है, पोंगल है, बैसाखी है, ईद है, इन त्योहारों पर कक्षा में चर्चा आयोजित कराना, ताकि बच्चे विविध संस्कृति मतलब जो अलग-अलग जो संस्कृतियाँ हैं, उनको भी समझ सकें। चलिए, आगे करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, धर्म के आधार पर विविधता, रिलिजियन डाइवर्सिटी क्या है? जैसे कि अवधारणा में जैसे कि हिंदू है, अलग धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, सिख एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, जैन धर्म, ये क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये कहीं न कहीं धर्म है। तो इन अलग-अलग धर्मों के बच्चे भी क्या है कक्षा में आएँगे और उस टाइम पे भई शिक्षक को धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाना चाहिए। मतलब किसी भी एक धर्म को भई वो पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि भई इस धर्म का बच्चे हैं तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। भई समान भई निरपेक्षता नहीं अपनानी, सेक्युलरिटी नहीं अपनानी है। सारे बच्चों पे ध्यान देना है। वहाँ पे हमें धर्म को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, किसी एक धर्म के चिन्हों या मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। भई ऐसा नहीं दिखाना है कि भई हिंदू धर्म जो है वो ऊँचा धर्म है, श्रेष्ठ है धर्मों में, या मुस्लिम धर्म है वो ऊँचा धर्म है, श्रेष्ठ है, या सिखाई या सॉरी सिख या ईसाई या बौद्ध या जैन, इन धर्मों में ऐसा नहीं कि भई इसको श्रेष्ठ बता दिया, भई सारे धर्म बराबर हैं, ना किसी को नीचे दिखाना है आपको, ना किसी को ऊपर दिखाना है। क्योंकि बच्चे जो कक्षा में हैं वो सारे धर्म के आपके यहाँ पे आने वाले हैं। उदाहरण जैसे प्रार्थना या सभा होती है, तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे प्रार्थना है, सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो सभी धर्मों के समावेशी और सार्वभौमिक मूल्यों को शामिल करना। भाई जैसे कोई नाटक कर रहा है हिंदू धर्म के ऊपर, तो वहाँ पे भाई कोई अगर किसी का मन है मुस्लिम धर्म के ऊपर नाटक करने का, तो उस वहाँ पे भी वो भी कराना चाहिए। किसी का जैन से रिलेटेड है, किसी का सिख से, किसी का ईसाई से, तो सारे कराने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई स्कूल है, तो यहाँ पे भाई इस धर्म को हम ज़्यादा मानते हैं, तो इस धर्म का ही कराएँगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वभौमिक होना चाहिए, ठीक है? उदाहरण दूसरा, जैसे भोजन या पहनावे की धार्मिक प्राथमिकताओं पर किसी बच्चे का मज़ाक ना बनने देना। जैसे कि भई कई सारे धर्म हैं, उनका खाना भी अलग होता है, भई पहनावा भी अलग होता है, तो मज़ाक नहीं बनने देना है भई, कि भई कोई मज़ाक उड़ा रहा है कि भई अरे! तू ऐसा खाना खाता है, भई तू ऐसे कपड़े पहनता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है एक शिक्षक को, ठीक है? अब बात करते हैं क्षमता, बुद्धि एवं सीखने की शैली के आधार पर विविधता। तो कक्षा में वो भी बच्चे आएँगे जो एक तो प्रतिभाशाली होंगे, जो बहुत ज़्यादा होशियार होंगे, एक वो बच्चे आएँगे जो एवरेज होंगे समान, जो कि दुनिया में 50% व्यक्ति ऐसे ही है एवरेज, और एक तो आएँगे मंदबुद्धि या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे मंदबुद्धि जिन्हें कम ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सुनने में दिक्कत होती है या देखने में दिक्कत होती है या बोलने में दिक्कत होती है। ये क्या है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है? तो इनको भी हमें समान मानना है। अब जैसे कि अधिगम की शैलियों के प्रकार, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अगर दृश्य शिक्षार्थी जैसे हैं, जो देखकर चित्रों को चार्ट से सीखते हैं, तो हमें इन शिक्षण पद्धति का अपनाना है। और जो व्यक्ति जो हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो सुनकर सीखते हैं, तो उनके लिए हमें सुनने वाली चर्चाओं से सीखते हैं, वो चीज़ों को अपनाना है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, खुद प्रैक्टिकल करेंगे वो तब सीखेंगे, तो उनके लिए हमें प्रैक्टिकल जो है आयोजित करने हैं। ठीक है?
चलिए, अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने हेतु शैक्षिक रणनीतियाँ। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं और ये हर टीचर नहीं पढ़ाता, क्योंकि ज़्यादा टीचर आपको यहीं तक पढ़ाए, कोई भी चीज़ देखना, आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाएँगे, इसके आगे नहीं पढ़ाएँगे। लेकिन ये मैंने ऐड इसलिए किया है, कभी-कभार यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं और ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने हेतु शैक्षिक रणनीतियाँ। क्या देखना है कि शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो मानकीकृत अनुदेशन जो है, स्टैंडर्डाइज जो इंस्ट्रक्शन है या यूनिफॉर्म करिकुलम है, तो ये आपको सभी बच्चों पर एक ही, ये क्या होता है, एक ही तरीका होता है कि भाई एक ही तरीके से, भाई एक कक्षा में अलग-अलग बुद्धि वाले अलग-अलग बच्चे बैठे हैं, अलग-अलग भाषा वाले बैठे हैं। अगर आप एक ही तरीके से भई समझाओगे, तो हर बच्चे को समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है, ठीक है? कि एक ही शिक्षण पद्धति को लेके पूरी क्लास में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चा क्या अलग होता है, एक-दूसरे से भिन्न होता है। दूसरा, क्या नहीं करना है, लेबलिंग। आपको किसी भी बच्चे को भई ऐसा टैग नहीं देना है, ऐसा लेबल नहीं देना है। भई कोई बच्चा अगर धीमे सीखता है, तो उसे ऐसा नहीं, भई उसे मूर्ख बुलाने लगो या उसे मंदबुद्धि बुलाने लगो या कमज़ोर बुलाने लगो, या कोई टॉपर है तो उसे टॉपर कह के बुलाने लगो। ऐसा कोई टैग नहीं देना है भई, सख्त मना है। क्योंकि भई अगर कोई बच्चा अच्छा करता है, उसे टॉपर बुलाओगे, हमेशा टॉपर बुलाओगे, तो बाकी बच्चे थोड़ा कहीं न कहीं डिमोटिवेट होंगे। उस वो तो मोटिवेट होगा, मूर्ख बुलाओ किसी बच्चे को, तो वो तो डिमोटिवेट ही होगी, मंदबुद्धि, कमज़ोर होगा तब भी डिमोटिवेट होगा और डर भी घुसेगा अंदर, ठीक है? अलगाव या पृथक्करण, मतलब अलग करना। कमज़ोर बच्चों को अलग सेक्शन या अलग लाइन में बैठाना, ये नहीं करना है। सभी को साथ में बैठाना। समान तुलना, समान तुलना भी नहीं करनी है भई, कि बच्चों की एक-दूसरे से, कि भई जैसे कि यार एक बच्चा है, उसके देखो रमन के 90% आए हैं और तुम्हारे देखो भाई 50% आए हैं, तो ऐसा भी नहीं कहना है। भाई अच्छा करो, ये नहीं कहना 90% उसके हैं, भाई तुम्हारे 50% आए और अच्छा करो, होगा अच्छा। तुलना नहीं करनी है, ठीक है? अधिकांशतः क्या है, माँ-बाप ज़रूर तुलना घर में कर देते हैं, देखो उनका बच्चा, देखो उनकी बच्ची, तो फिर क्या है, घर वाला जो बच्चा है उसको गुस्सा आ जाएगा, एकदम से चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ऐसा काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा, हो सकता है आपके साथ में भी कभी हुआ हो, सभी के साथ में ऐसा होता है। अब शिक्षक को करना क्या चाहिए इस पे? तो शिक्षक को है जो है विभेदित अनुदेशन, मतलब भिन्न-भिन्न प्रकार की जो शिक्षण शिक्षण पद्धतियाँ उनको अपनाना। डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, बच्चों की क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों को या शिक्षण सामग्रियों को अपनाना और आकलनों का प्रयोग करना। आकलन, मापन, मूल्यांकन, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है? दूसरा, शिक्षक को लचीला पाठ्यक्रम और समय सारणी का ध्यान रखना। जैसे कि जो बच्चा बच्चे के हिसाब से एक लचीला पाठ्यक्रम, भई कुछ चीज़ें बदलनी पड़े तो बदल दो बच्चे के हिसाब से, अगर वो सीखने में उसे कुछ दिक्कत आ रही है तो। ऐसा नहीं भई तुम इस रास्ते से जाओगे, इसी से जाओगे भई। अब बच्चा नहीं जा पा रहा भई, नहीं नाप पा रहा, किसी नाली है उस रास्ते में या नाला है, नहीं नाप पा रहा, तो भई नहीं इसी से जाओगे। इसके या तुम यही कहो कि वहाँ से देखो उस साइड से निकल आओ, वहाँ पे नाली नहीं है, उस साइड से जाओ। तो इन सारी चीज़ों को अपनाना, पहुँच तो वहीं पे जाएगा घुमा फिरा के। और जो बच्चे जैसे कि धीमा सीखते हैं, तो उनको थोड़ा अधिक समय देना। जैसे कि जो बच्चे धीमा सीखते हैं, तो उसे काम पूरा करने के लिए जो क्लास में जो कार्य करा रहे हो, उसे पूरा करने के लिए अधिक समय देना। ठीक है? तीसरा है समावेशी कक्षा। सभी पृष्ठभूमि, क्षमता और विविधता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाना। भेदभाव उनके बीच में नहीं करना। विभेदित या लचीला आकलन क्या है ये? केवल लिखित परीक्षा ना लेकर मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, ड्राइंग या नाटक या खेल-कूद के माध्यम से भी बच्चे का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग-अलग चीज़ों में होशियार हो सकता है।
कोई लिखने में से परीक्षा में होशियार ना हो, कोई बोलने में होशियार हो, कोई प्रोजेक्ट बनाने में होशियार हो, कोई पेंटिंग करने में होशियार हो, कोई नाटक दिखाने में होशियार हो, कोई खेल-कूद में होशियार हो। इस तरीके से हर बच्चे का हर एक तरीके से आकलन करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि कौन-सा बच्चा किस चीज़ में होशियार है, या कौन किस चीज़ में मजबूत है। चलिए, मिश्रित योग्यता समूह, ये क्या है? समूह बनाते समय एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ ना रखकर अलग-अलग क्षमता वाले बच्चों को मिला-जुला कर ग्रुप बनाना है आपको जब आप शिक्षक बनेंगे, ताकि बच्चे क्या एक-दूसरे से सीख सकेंगे। भई अगर आपने कम होशियार वाले बच्चों के साथ में ज़्यादा होशियार वाले बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो कम होशियार वाले बच्चे जो वो ज़्यादा होशियार वाले बच्चों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबोधित करने के लिए एक शिक्षक का। अब बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। क्वेश्चन और आंसर की बात करते हैं। इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। रेडी हो जाइए आप। आज काफ़ी कम बच्चे आए हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षिका को डॉट डॉट अब इसके आगे बताना है आपको। सभी बच्चों के लिए एक समान और मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए। भई ये तो गलत होगा। क्यों? सभी बच्चों के लिए भई सभी बच्चे एक समान तो होते नहीं हैं, सभी बच्चे जो हैं भिन्न होते हैं। ये तो गलत हो गया। भिन्नताओं को मानकीकृत परीक्षणों द्वारा मापना चाहिए और बच्चों को पृथक करना चाहिए भई, ये भी गलत हो जाएगा। हुँ, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि भई नहीं बाँटना है, मानकीकृत परीक्षण द्वारा नहीं मापना है भई कि भई ये भी गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और विभेदित विभेदित मतलब विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन जो हैं, अलग-अलग इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी गलत होगा बच्चे क्योंकि हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, देखना है और उन्हें उसी हिसाब से सिखाना है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा हाइलाइटर में, ग्रीन कर लेते हैं। अभी सही है। नेक्स्ट, एक विविध पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध पृष्ठभूमि मतलब अलग-अलग क्षेत्र से आने वाले बच्चे, कोई ग्रामीण, कोई शहरी, कोई अलग समाज से, कोई अलग समुदाय से। ये क्या विविध पृष्ठभूमियाँ हैं। तो सांस्कृतिक विविधताओं को एक बाधा के रूप में देखना चाहिए भई, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए भई। इसे संसाधन के रूप में देखना है। शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पाठचर्या में शामिल करना चाहिए। ये सही है। और भी आगे देख लेते हैं। केवल बहुसंख्यक समूह के अनुभवों को ही बढ़ावा देना चाहिए, नहीं। भाई एक समुदाय के अगर ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उन्हें ही बढ़ावा देना चाहिए, जो कम लोग भी हैं अलग समुदाय के, उन्हें भी बढ़ावा देना। तो ये भी गलत हो गया आपका। कि वांछित पृष्ठभूमियों के बच्चों को अलग सेक्शन में बैठाना चाहिए। वांछित अर्थात जैसे आप चाहते हो कि भई इस पृष्ठभूमि के ज़्यादा बच्चे हैं हों, वो क्या है वांछित। मन ज कैसे कहते भई मन की बात, मन के लोग, ये क्या है वांछित और बिना मन वाले लोग क्या है अवांछित। तो वांछित पृष्ठभूमि के बच्चों को अलग सेक्शन में बैठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। भई सारे बच्चों को समान एक साथ बैठाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या अब आगे इसके बताना है, मानकीकृत शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत आकलन का प्रयोग करना चाहिए। बताओ बेटा जल्दी से। या विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम अनुभवों और आकलन के तरीकों को प्रदान करना चाहिए। हाँ, ये सही लग रहा है। या सभी बच्चों के लिए समान नियम लागू करने चाहिए? नहीं, जो बच्चे हैं भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। केवल लिखित परीक्षाओं पर निर्भर रहना चाहिए? नहीं। आपका जो है ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। बचा क्या आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है? विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हमें अपनानी है और जो अनुभव और आकलन के तरीकों को प्रदान करना है भई।
एक तरीके से भाई अनुभव क्या होता है, जो आप देखा भाई किस तरीके से बच्चे हो सकते हैं। आकलन क्या भाई, कहीं पे बच्चा अगर रुक रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसकी समस्या को समझना और फिर उसका निदान करना, उसे फिर उस समस्या से बाहर निकालना। ठीक है? आगे इसी टॉपिक पर चर्चा होगी तो बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको ये। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में बहुभाषावाद को शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखो बच्चे, ऊपर एक पॉइंट दिया था, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ गया। और ये क्या है, सीटेट पेपर 2 2024 के 21 जनवरी को हुआ था। देखते हैं बच्चा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बड़ी रुकावट है बहुभाषावाद। नहीं, गलत है। बहुभाषावाद एक संपत्ति और समृद्ध संसाधन है। नहीं, संपत्ति तो है ही नहीं। एक ऐस अरे नहीं, ये आपका संपत्ति पे आ जाए, क्योंकि बाकी तो नेगेटिव लिखे हैं, तो ये पॉजिटिव है आपका। एक मिनट, चेक करते हैं, जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं। एक संपत्ति और समृद्ध संसाधन मानना है, ऊपर बात की थी कि जो बहुभाषावाद है उसे हमें संसाधन मानना है, एक रिसोर्स मानना है। ठीक है, ठीक ही बात करते हैं। एक ऐसा कारक है जो केवल भ्रम पैदा करता है। भाई भ्रम पैदा थोड़ी ना करता भाई, कई सारे बच्चे अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो भ्रम थोड़ी ना पैदा करेंगे। एक ऐसी समस्या जिसे जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। भाई इसकी कोई समस्या नहीं है, तो संसाधन है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे आज कम हैं, तो आप लोग अगर बाद में लाइव के बाद अगर वीडियो को देखो तो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये। तो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय में किस प्रकार की पाठचर्या का पालन किया जाना चाहिए? एक समान और कठोर पाठचर्या? नहीं बेटा, ये तो गलत ही होगा। कठोर की बात तो होनी ही चाहिए। लचीली और बाल केंद्रित पाठचर्या, हाँ ये सही होगा। केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित पाठचर्या, नहीं ये भी गलत है भाई। बच्चे के हिसाब से लचीली होनी चाहिए, बच्चा अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बदलना भी चाहिए। केवल परीक्षा केंद्रित पाठचर्या, नहीं ये भी गलत। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर लेबल और वर्गीकृत करना चाहिए। नहीं बेटा, लेवल तो लगाना ही चाहिए, बाँटना तो है ही नहीं। विभिन्न प्रकार के अधिगम शैलियों को समायोजित करने के लिए विभेदित अनुदेशन, मतलब डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन को देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। केवल मेधावी छात्रों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। सभी बच्चों से एक ही गति से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। बेटा बिल्कुल गलत। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है बच्चा? मैंने बताया था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हेरिडिटी कहाँ पे है यहाँ पे। तो केवल व्यक्ति को उसके माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत, केवल नहीं। प्राथमिक कारण में आनुवांशिक तो होते हैं, साथ में समाज भी प्राथमिक कारण में आ जाता है। यहाँ पे हेरिडिटी और जो कि एनवायरनमेंट की बात हो रही है। केवल व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, नहीं। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया, हाँ ये हो सकता है आपका। कुछ देखते हैं डी, केवल बच्चे का पालन पोषण, नहीं ये भी गलत है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के समूह में विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए बच्चों के लिए क्या लिया? एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के समूह में विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए बच्चों के लिए, अच्छा आगे यहाँ पे दिया होगा, उनकी मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, तो ये गलत है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। हाँ ये सही हो सकता है। केवल अंग्रेजी माध्यम में बोलने पर जोर देना चाहिए। भाई ये तो गलत ही है। उन्हें मुख्य धारा की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाने को बाध्य करना चाहिए। नहीं, कोई अपनी अपनी संस्कृतियों से आए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी लंबे चौड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसी लंबी चौड़ी भाषा आती है इसी टेट में, याद रखना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अधिगमकर्ताओं मतलब सीखने वाले जो बच्चे होते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं के संबंध में क्या करना चाहिए? तो देखते हैं बच्चा,
सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, नहीं। भाई व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है, तो बच्चे क्या अलग-अलग होंगे, अलग-अलग तरीका होगा उनके सीखने के लिए, तो भाई अलग-अलग शिक्षण विधि अपनानी पड़ेगी। विविध प्रकार के अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए, ये हो सकता है। केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत होगा। सभी विद्यार्थियों की तुलना एक-दूसरे से करना चाहिए, भई ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो करना ही नहीं है। मैंने बताया था ना शिक्षा को क्या करना है, क्या नहीं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कोई भी 2 बच्चे अपनी क्षमताओं, रुचियों और अधिगम की गति में एक समान नहीं होते। यही क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। यह कथन किस सिद्धांत को दर्शाता है? साफ बात है भई, व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। तो निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता मतलब लगातार सतत चलने वाली क्रिया जो होती है। एक समान पैटर्न भई ये तो कोई सिद्धांत ही नहीं। दिशा का सिद्धांत ये आपके शरीर से रिलेटेड है आपका। बी बचा आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ए गलत आपका, सी गलत आपका, डी गलत आपका, बचा क्या आपका? बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को कैसे देखा जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में, भई बाधा के रूप में नहीं देखना है, गलत। एक जटिल समस्या जिसे नज़रअंदाज किया जाए, नहीं, नहीं करना है, कोई समस्या भी नहीं है। संसाधन है ये तो एक तरीके शिक्षण अधिगम के लिए एक समृद्ध संसाधन के रूप में, हाँ, बच्चा। विद्यार्थियों के अलगाव का आधार, नहीं, अलगाव का भी आधार नहीं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैलियों में भिन्नता को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के बीच जो सीखने की जो शैलियाँ हैं, उनमें जो भिन्नता को संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखते हैं बच्चा क्या करना चाहिए। सभी बच्चों पर केवल एक ही शिक्षण शैली थोपना चाहिए? नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न शैली थोप को लेके आना शिक्षण पद। बहुसंवेदी उपागम का प्रयोग मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, हाँ, हो सकता है। अंग्रेजी केवल दृश्य शिक्षार्थियों को प्राथमिकता देना, ये भी गलत है बच्चा। भिन्न अधिगम शैलियों वाले बच्चों को अलग कक्षाओं में भेजना, नहीं, साथ में बैठाना है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे बहुसंवेदी उपागम जो है सिखाने के तरीके, बहुत तरीके का यूज करना है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों के बीच तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? हैं? क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जो अच्छी है? नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि यह बच्चों में हीन भावना, चिंता और असफलता का डर पैदा करती है? हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि यह समय की बचत करता है? नहीं। क्योंकि इसमें केवल मेधावी बच्चों को लाभ होता है? ये भी गलत है बच्चे। तो बचा क्या आपका? बी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका कक्षा में विभेदित मतलब डिफरेंस जो अलग-अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन है का उदाहरण नहीं है? याद रखना बच्चा, पूछा क्या? नहीं है। देखते हैं बच्चा। छात्रों की क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपना। छात्रों की क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपना उदाहरण नहीं है। ये तो है, ये तो सही है। इसमें नहीं पूछा है, उदाहरण नहीं है, तो ये तो उदाहरण है। सभी बच्चों के लिए एक ही गति से एक समान व्याख्यान देना, ये भी क्या है? ये उदाहरण नहीं है विभेदित का। अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करना, ये विविध अनुदेशन का उदाहरण है। लचीले समूह बनाना, ये भी उदाहरण है। तो आपका क्या उदाहरण नहीं है? वो है बी। ए, सी, डी गलत है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बताओ बच्चा। कौन थे जिन्होंने 1869 में भई अपनी एक जो बुक लिखी थी, उसमें वही चर्चा की थी? बताओ बच्चा। बी.एफ. स्किनर? नहीं, शुरू में ही पढ़ाया था इसके बारे में। तो 2021 में पूछा गया था सीधा-सीधा क्वेश्चन। ये भी गलत है आपका। लेव वागुस्की? इन्होंने भी नहीं की। डी नहीं। ये तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्हें व्यक्तिगत भिन्नता का वो जनक भी कहते हैं, ठीक है? और इन्होंने जो अपनी किताब जो 1869 में लिखी थी, हेरिडिटरी जीनियस, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का कहीं न कहीं उल्लेख किया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपका ये भी टॉपिक जो है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और आगे जो आने वाली वीडियोज हैं आपको सीरीज है वो मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप, आपका परिवार खुश रहे और आप लोग पढ़ते रहें।